Welcome back to my YouTube channel, dear friends. Today we are going to study about the cultivation of rose. I have taken this topic from your third unit of BSc 4th semester botany. तो ये बॉटनी का BSc 4th semester का यूनिट थर्ड का टॉपिक है, जिसमें हमें वेरियस फ्लावरिंग प्लांट्स का कल्टीवेशन पढ़ना है, जिसमें आपका जेरबेरा, रोज़, ग्लैडियोलस, ठीक है। तो आज हम रोज़ का कल्टीवेशन देखेंगे। एज योर एग्ज़ाम्स आर रनिंग, BSc 4th सेमेस्टर एग्ज़ाम यूनिवर्सिटीज़ करवा रही है इस समय, तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये वीडियो लेक्चर आपको श्योर बेनिफिट पहुंचाएगा, बेनिफिशियल होगा आपके लिए, तो प्लीज़ इसे पूरा देखिएगा और बहुत अच्छे से रोज़ का कल्टीवेशन समझिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एनी मोर। सो हियर रोज़ को हिंदी में सब जानते क्या कहते हैं? गुलाब कहते हैं। क्या कहते हैं हम? गुलाब। तो रोज़ आर पेरेनियल। पेरेनियल प्लांट्स क्या होते हैं? वो प्लांट्स जो 2 वर्षों तक या 2 वर्षों तक 2 ईयर्स तक या 2 से अधिक या मोर देन 2, ठीक है, 2 ईयर्स और मोर देन 2 ईयर्स तक जीवित रहते हैं, जिनकी लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, यानी बहुवर्षीय प्लांट कह सकते हैं। वैसे तो पेरेनियल मीन्स होता है चिरस्थायी, लंबे समय तक रहने वाला, लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। तो पेरेनियल होता है रोज़ का प्लांट, आप समझिए, बस इतना समझिए कि 2 या 2 से अधिक वर्षों तक जो पौधे जीवित रहते हैं उन्हें हम पेरेनियल कहते हैं, राइट। तो ये जो फैमिली है, रोजेसी फैमिली से बिलोंग करता है रोज़ हमारा। गुलाब सबसे फेमस फ्लावर है, आप सब जानते हैं। देयर आर अबाउट 120 स्पीसीज ऑफ रोजेस, ठीक है। कितनी स्पीसीज हैं रोज़ की बेटा? कितनी स्पीसीज है रोज़ की? 120 स्पीसीज, ओके। 120 आपकी रोज़ की स्पीसीज हैं। एंड थाउजेंड्स ऑफ वेराइटीज़, और कितनी वेराइटीज़ हैं? थाउजेंड्स ऑफ वेराइटीज़ हैं। द मॉडर्न रोज़ originates from enormous cross breeding among species from far and near east crossed with species from South Europe। तो जो मॉडर्न रोज़, जो आज मॉडर्न रोज़ ओरिजिनेट्स हो रहे हैं, जो न्यू वेराइटीज़ के रोज़ को आप जर्मिनेट कर रहे हैं, पौधे को उगा रहे हैं रोज़ के, गुलाब के, वो क्या है? फ्रॉम एनॉर्मस क्रॉस ब्रीडिंग, वो बहुत कैसे हमें प्राप्त हुए हैं। तो जो मॉडर्न जो नए वैरायटीज़ मिल रही है, तो आपको कैसे मिल रही है? तो बहुत एनॉर्मस मीन्स क्या होता है? लार्ज, इन अ लार्ज स्केल कह सकते हैं, बड़े पैमाने पर हम क्या कर रहे हैं? क्रॉस ब्रीडिंग करवा रहे हैं अमंग स्पीसीज़, जो स्पीसीज़ हैं फ्रॉम फार एंड नियर ईस्ट, जो हमारे ईस्ट साइड्स के जो स्टेट्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ की जो रोज़ की वैराइटीज़ है और जो यहाँ के रोज़ की वैराइटीज़ है, उनसे क्रॉस ब्रीडिंग करवा के एक नया सुपीरियर क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का हम ब्रीडिंग क्यों करवाते हैं? हाइब्रिड रोज़ हम प्रिपेयर कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन जानते हैं ना आप? जब 2 अलग क्वालिटी के वेदर इट इज़ जो स्पीसीज़ होती है, जब वो, ठीक है, जब वो क्रॉस करती है तो उसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो वो क्रॉस ब्रीडिंग करके एक नया, मतलब अच्छी क्वालिटी का, सुपीरियर क्वालिटी का प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये होता है हाइब्रिडाइजेशन। बोलते हैं ना, अब बहुत सारी हाइब्रिड स्पीसीज़ आ रही है, आपकी प्लांट्स की भी हो गई, आप फ्लावर्स की, फ्रूट्स की, बहुत सारे हाइब्रिड फ्रूट्स आ रहे हैं, वेजिटेबल्स आ रहे हैं, आप सुन रहे होंगे हाइब्रिड वर्ड आप लोग सुनते आ रहे हैं, ठीक है। तो हाइब्रिड मतलब एक सुपीरियर क्वालिटी का, एक अच्छी क्वालिटी का, जिसके अंदर अच्छी क्वालिटी हो, जो बहुत जल्दी हमें जल्दी प्लांट ग्रो हो जाए, ठीक है। ऐसी क्वालिटी जिसके अंदर जो कमी थी हमने उसको जेनेटिकली इम्प्रूव किया, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड किया। तो इस तरह से जो क्या कह रहा है कि एनॉर्मस क्रॉस ब्रीडिंग जो हम करवा रहे हैं among species from far and near east crossed with species from South Europe। कहाँ से करवा रहे हैं? सॉरी, 1 मिनट। स्पीसीज फ्रॉम साउथ यूरोप।
साउथ यूरोप की जो प्लांट की स्पीसीज है रोज़ की, वहाँ से हम क्रॉस ब्रीडिंग करवा के नई स्पीसीज डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें कुछ अपने अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो जब हाइब्रिड प्रिपेयर करते हैं तो वो हमें 2 प्लांट की ज़रूरत होती है, 2 स्पीसीज़ की ज़रूरत होती है हाइब्रिड प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो जो भी कैरेक्टर्स होते हैं दोनों स्पीसीज़ के, उस हाइब्रिड में वो दोनों कैरेक्टर इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। द हाइब्रिड टीज हैव लॉन्ग स्टेम, जो सॉरी यहाँ पर हाइब्रिड प्लांट लिखा होना चाहिए, क्या लिखा होना चाहिए यहाँ पर, हाइब्रिड प्लांट हैव लॉन्ग स्टेम्स होता है, ठीक है। ये जो प्लांट होगा, अब रोज़ का जो हाइब्रिड प्लांट होता है, रोज़ का गुलाब का पौधा जो हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड रोज़ होता है, उसमें क्या होता है, लंबे लंबे स्टेम्स होते हैं, लंबे लंबे स्टेम्स होंगे, बड़े बड़े, ठीक है, लंबे लॉन्ग स्टेम्स होंगे, लार्ज फ्लावर्स भी देखिए कितने लार्ज होंगे। इसलिए आप देखते हैं चाहे वो वेजिटेबल हो या फ्रूट हो या प्लांट हो, तो वो बहुत ही, अगर वो हाइब्रिड है, हाइब्रिडाइजेशन से प्रिपेयर किया गया है, तो वो काफ़ी सुपीरियर क्वालिटी का तो होता है, और काफ़ी लार्ज, उसका साइज़ बहुत लार्ज होता है ना। जैसे आप देख रहे हैं ब्रिंजल, मार्केट में हाइब्रिड ब्रिंजल आ रहा है, ठीक है, हाइब्रिड एप्पल आ रहा है, एप्पल बनाना, ठीक है, सब हाइब्रिड प्रिपेयर किया जा रहा है। फ्लावर बड होगी, लार्ज फ्लावर बड होगी, एंड अ प्लीजेंट फ्रेगनेंस, और उसकी फ्रेगनेंस को भी और इन्हांस कर देते हैं। ऐसे जीन्स उसमें हम डाल देते हैं जिससे और ज़्यादा वो जो उसकी रियल फ्रेगनेंस थी उससे भी ज़्यादा वो स्मेल करे, ठीक है, उसकी और उस अच्छी सुगंध को, जो थी पहले से सुगंध उसमें मौजूद, उसको और थोड़ा सा इन्हांस कर देते, बढ़ा देते हैं उसकी सुगंध को। तो जो अब की गुलाब हैं, जो अब हाइब्रिड रोज़ होगा और जो कॉमन आपका जो नॉर्मल रोज़ होगा, ठीक है, नॉर्मल रोज़ आप देख लीजिएगा, और जो आपका हाइब्रिड रोज़ होगा, ठीक है, हाइब्रिड रोज़ जो होगा और नॉर्मल रोज़ होगा, उसमें से जो हाइब्रिड रोज़ है उसकी स्मेल क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी और बहुत ज़्यादा वो महकेगा, ठीक है। इससे पता चलेगा कि हाँ ये हाइब्रिड रोज़ है और ये नॉर्मल रोज़ है हमारा। तो हाइब्रिडाइजेशन इसीलिए किया जाता है ताकि हम और अच्छे से अच्छी क्वालिटीज़ उस प्लांट के अंदर इंसर्ट करा सकें, ठीक है, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। मोस्ट ऑफ पॉलीएंथस इज क्लाइंबर, जो ज़्यादातर जो पॉलीएंथस होते हैं, जो पॉलीएंथस प्लांट्स होते हैं, इस क्लाइंबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, क्लाइंबर होते हैं। एंड तो वो क्लाइंबर्स क्या होते हैं, जिनमें बहुत ही रिंग टाइप के आपके स्टेम्स होते हैं, बहुत सॉफ्ट एंड वेरी टेंडर, नाजुक स्टेम होते हैं, जैसे क्लाइंबर, जैसे चढ़ने वाले पौधे जिसमें चढ़ सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में याद नहीं आ रहा, बेल, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, बेल होती है। जैसे आपने विष्णुकांता, अपराजिता का पौधा देखा होगा, तो उसमें देखिए बहुत बेल होती है, बेल से ही पौधा चढ़ता है। जैसे आपने लौकी, बिटर गार्ड, बॉटल गार्ड मीन्स क्या होता है, लौकी। तो आप जब इसको जर्मिनेट करते, ग्रो करते हैं, तो इसमें भी क्लाइंबर्स लाइक ही उसके जो स्टेम होते हैं, ऐसा ऐसा शेप होता है क्लाइंबर जैसा, तो उनको कहते हैं क्लाइंबर टाइप्स प्लांट, जिसमें से, ठीक है। एंड डॉर्फ, और डॉर्फ होते हैं, ये क्या होते हैं, छोटे होंगे, फ्लावरिंग फॉर्म्स होगा सॉरी। द ग्रीन हाउस रोज, जो ग्रीन हाउस, 1 मिनट, लेट मी रिमूव दिस मार्क। द ग्रीन हाउस रोज होते हैं आर हाइब्रिडिया, ठीक है, जिन्हें आर हाइब्रिडिया, रोज़ हाइब्रिडिया बोल रहे हैं। जो ग्रीन हाउस में आप प्लांट, ग्रीन हाउस में क्या होता है, प्लांट्स ही तो हम कल्टीवेट करते हैं ग्रीन हाउस के अंदर, क्योंकि उसमें से ग्रीन हाउस से क्या होता है कि जो CO2 होगी वो बहुत ज़्यादा, जो CO2 होती है वो ट्रैप्ड हो जाती है पूरे अराउंड द, जो ग्लास लगा होता है उस ग्लास के अंदर CO2 ट्रैप हो जाती है, जिससे गर्मी क्या होती है, ज़्यादा हीट क्या होगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो जब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी अच्छे से, तो प्लांट जल्दी ग्रो करेगा, मतलब सनलाइट भी ट्रैप हो रही है, और जितनी अदर गैसेस हैं, जो इम्पोर्टेंट गैसेस हैं, वो भी ट्रैप हो रही हैं। पर ग्रीन हाउस की जो गैस होती है, एक गैस होती है
CO2, जो कि काफ़ी क्या होती है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा CO2 क्या होती है, हार्मफुल होती है इन्वायरमेंट के लिए और प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल है। इज़ एन एवरग्रीन बुश, तो ये जो होता है एवरग्रीन, ये बुश मीन्स क्या होता है, झाड़ी। एवरग्रीन मतलब सदा रहने वाला, ठीक है, सदा हरा भरा रहने, मतलब सदा हमेशा के लॉन्ग टाइम तक जिसका लाइफ टाइम हो, ठीक है, लॉन्ग टाइम, जिसका आप ये कह सकते हैं लॉन्ग लाइफ टाइम हो या लाइफ पीरियड हो या टाइम पीरियड हो, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, इज़ एन एवरग्रीन बुश विद टर्मिनल, इसमें क्या होता है, टर्मिनल फ्लावर होता है। फ्लावर की पोजीशन क्या होती है, अगर रोज़ का पौधा आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, नहीं देखा है तो देखिए, जाइए, देखिए, घूमिए, ठीक है। थोड़ा बाहर इन्वायरमेंट से भी हमें जुड़ना चाहिए बच्चों। हमेशा हर समय घर में रहना, घर में पढ़ते रह रहे, पढ़ाकू एकदम कीड़े मत बन जाओ, थोड़ा सा अपने आप को भी थोड़ा चेंज करो, थोड़ा इन्वायरमेंट से जुड़ो, ठीक है। तो देखिएगा जाके, रोज़ के प्लांट नहीं देखें तो रोज़ की खेती कैसे होती जाके देखिए। तो अगर आप रूरल एरियाज़ में रहें तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है, पॉसिबल है, बट अगर आप कहीं भी अर्बन एरियाज़ में हैं तो अर्बन एरियाज़ में भी आप नर्सरी जा सकते हैं। नर्सरी में देखिए कि वहाँ पर आपको ये हाइब्रिड वाला प्लांट भी दिखेगा रोज़ का, ठीक है, बड़े बड़े जिसके फ्लावर्स होंगे, राइट। टर्मिनल फ्लावर एंड इंटरनल इंडक्शन फॉर फ्लावरिंग, what this line is saying, where was I, विद टर्मिनल फ्लावर होता है और एक इंटरनल इंडक्शन होता है फॉर फ्लावरिंग के लिए। तो फ्लावरिंग तो कैसे होती है, आपने पढ़ा है फ्लावरिंग कैसे होती है, ठीक है। फ्लोरीबुंडास आर हाइब्रिड ऑफ डॉर पॉलिएंथस एंड टी हाइब्रिड। जो फ्लोरीबुंडास हैं, ये जो एक प्लांट का नेम है, ये किसके हाइब्रिड है, डॉर पॉलिएंथस। पॉलिएंथस भी एक प्लांट होता है, आई एम नॉट नो मच अबाउट इट। और टी हाइब्रिड, टी भी जो है, टी का पौधा तो आप जानते हैं, टी की कल्टीवेशन आसाम में बहुत होती है, पता है सबको, ठीक है। टेरेस गार्डनिंग के टेक्निक यूज़ करी जा रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो टी बहुत इम्पॉर्टेंट है वो भी। दे हैव अ बिग और स्मॉल फ्लावर्स, दे हैव अ बिग और स्मॉल फ्लावर, दे कैन प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ शॉर्ट स्टेम। तो ये क्या होते हैं, जो फ्लोरीबुंडास है, ये जो डॉर्फ पॉलिएंथस होता है प्लांट, दे हैव बिग और स्मॉल फ्लावर्स, इनके पास क्या होते हैं, बिग बहुत बड़े छोटे फ्लावर्स होते हैं। दे कैन प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ शॉर्ट स्टेम, और ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं शॉर्ट स्टेम, छोटे तने वाले पौधे, ठीक है, छोटे तने वाले पौधे। चलिए देखिए अब सॉइल एंड ग्रोइंग मीडिया, कि हमारे रोज़ प्लांट को कैसी सॉइल चाहिए होती है, कैसी सॉइल इसके लिए सुटेबल होती है, ठीक है। तो सॉइल टाइप्स तो पता है, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल। तो किस टाइप की सॉइल अच्छी होगी, बहुत बेहतर होगी रोज़ की कल्टीवेशन के लिए, लेट्स सी। इफ़ द रोजेज़ आर टू बी ग्रोन इन द सॉइल, अगर रोजेज़ को ग्रोन किया जाए सॉइल में विथ फर्टिगेशन शेड्यूल्स, द ऑप्टिमम सॉइल कंडीशन, जो ऑप्टिमम सॉइल कंडीशन जो रिक्वायर होगी, शुड बी आइडियल विद द विच आर डीप 80 सेंटीमीटर सैंडी लोम, यानी सैंडी लोमी सॉइल। तो रोज़ के कल्टीवेशन के लिए कैसी हमें सॉइल चाहिए, सैंडी लोमी सॉइल, ठीक है। तो सैंडी लोमी सॉइल क्या होगी, इस रोज़ के कल्टीवेशन के लिए बेटर होगी, बेटर ऑप्शन है, ठीक है। तो सैंडी लोमी सॉइल जो होती है रोज़ के कल्टीवेशन के लिए अच्छी होती है, ये लाइन से हमें ये पता चल रहा है। सैंडी लोमी हैविंग 6.5 pH, जिसका pH कितना होगा, 6.5,
5 pH होगा। इस सॉइल का pH कितना, pH भी देखो कुछ फैक्टर्स होते हैं कि जो बहुत ही फॉर द कल्टीवेशन ऑफ वेरियस प्लांट्स के, जब हम कल्टीवेशन करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर जो फैक्टर्स फॉलो हो रहे हैं तो जो आपके प्लांट है वो बहुत अच्छे प्रोड्यूस होंगे। अब तो सॉइल जो है, तो हमने सॉइल बताया कि रोज़ के लिए सॉइल कैसी होती है, सैंडी लोमी सॉइल होनी चाहिए। अब पीएच भी सॉइल का इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, पीएच भी उसका ग्रोथ पे इफेक्ट करता है, इसीलिए वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो 6.5 पीएच होना चाहिए। विथ 1.2 to 1.5 EC. I don't know what is this EC. I'm sorry for that. Rock wool, perlite, sponge, cocoa fine fiber and thermofoam are some of the inert soil-less media used in agriculture. तो ये कुछ मीडिया बता रहा है कि और मीडिया क्या हो सकते हैं। आपको रोज़ को अगर कल्टीवेशन करना है तो आप सॉइल में तो कल्टीवेट कर सकते हैं, बट ये जो मीडिया बता रहा है रॉक वूल, स्पॉन्ज, कोको फाइन फाइबर में क्योंकि हमें न्यूट्रिएंट्स देना होता है उसे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप उसको अच्छे से कल्टीवेशन कर सकते हैं, यूज्ड इन एग्रीकल्चर। देखिए ज़्यादा डिटेल में तो दिया नहीं है कि रॉक वूल क्या है, परलाइट क्या है, तो हम भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। ठीक, in future if I make a video on this topic, I will try to make video on such topics: rock wool, perlite, sponge, cocoa fine fiber and thermofoam. Okay, some of the inert soil-less media used in agriculture. मतलब इसमें ये सॉइल तो नहीं होती, बस ये कुछ मीडिया होता है। जैसे आप एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स जब वाटर में कल्टीवेशन करते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज़ हाइड्रोपोनिक। ओके, उसके बारे में बहुत अच्छा जानेंगे। पहले यहाँ देखिए, यूज्ड इन एग्रीकल्चर वेरियस ऑर्गेनिक मीडियम, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिक, कोकोपीट या कोकोपीट तो हमने सुना है। ठीक है, कोकोपीट क्या होता है, लेट मी टेल यू। तो ऐसे कुछ हम सिंथेटिक मीडिया बना लेते हैं। ठीक है, नेचुरली नहीं, हम सॉइल में नहीं ग्रो कर रहे हैं अपने प्लांट को, हम ऐसे कुछ सिंथेटिक टेक्निक्स डेवलप कर रहे हैं क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड में जी रहे हैं, मॉडर्न एरा में है, टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड में, टेक्नोलॉजी का एरा है। तो हम बायोटेक के थ्रू बहुत सारा अपना जो टेक्नोलॉजी हमारा काम को बहुत आसान कर रही है, आपको पता है। तो कल्टीवेशन में भी कहीं हर फील्ड में भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी। तो ऐसे सिंथेटिक मीडिया बना रहे हैं, तो उसमें आप न्यूट्रिएंट्स तो होंगे सारे, जो क्योंकि सॉइल से उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। सॉइल से आपको पता है, सॉइल से प्लांट्स को क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, राइट। तो सॉइल की जगह अगर उस मान लीजिए उस जो पर्टिकुलर मीडिया है या जो पर्टिकुलर हमने मीडिया लिया है उसमें हम सारे न्यूट्रिएंट्स को इन्वॉल्व करा दें, तो बस हमें प्लांट तो ग्रो होगा ही, क्योंकि उस प्लांट को क्या चाहिए, वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो वेरियस ऑर्गेनिक मीडियम लाइक कोकोपीट, जैसे कोकोपीट होता है, आप इसमें भी बहुत अच्छे से अपने पीट मॉस होता है, कंपोस्टेड मैन्योर, खाद में भी उसको बहुत अच्छे से डेवलप करा सकते हैं, प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। एंड अदर ऑर्गेनिक मिक्सचर, और बहुत सारे अदर ऑर्गेनिक मिक्सचर भी होते हैं। कोकोपीट क्या होता है, देखिए कोकोपीट मतलब कि कोको मतलब तो आप जानते ही हो, कोको मतलब नारियल। किससे जुड़ा है कोको, नारियल से, राइट। कोको मीन्स क्या होता है, नारियल होता है। तो कोकोपीट जो नारियल का जो ऊपर के बाल होते हैं ना, क्योंकि नारियल आपको पता है नारियल का पानी बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, बहुत सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, कॉपर, सल्फेट, जिंक, आयरन, ये सारे टाइप्स के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके नारियल के पानी प्रेजेंट होते हैं। नारियल में भी, नारियल का मिल्क भी लीजिए, पीजिए, और नारियल पानी पीजिए, उन सभी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है दोनों ही। अब नारियल के बाल जो होते हैं ना, जो ऊपर की सरफेस की जो लेयर होती है, तो उसको क्या होता है, हम उसको तो यूज़ नहीं करते, उसको तो हम इनटेक नहीं करते हैं। ठीक है, वो तो एडिबल है नहीं, तो उसका क्या करते हैं, तो व्हाट आई एम वांट टू टेल यू, या कोकोपीट पीट मतलब होता है ऐसे खाद बनाना, पीट। ठीक है,
एक मिक्सचर, एक ऑर्गेनिक मिक्सचर बनाना, ठीक है, उसको कहते हैं। तो कोको में तो नारियल हो गया, तो नारियल के जो बाल होते हैं उसमें भी न्यूट्रिएंट्स होता है, उसमें पानी आप डाल के रखिए, पानी वानी रखिए, पानी से उसको भिगो दीजिए, तो उसके न्यूट्रिएंट्स जो होंगे थोड़े और इन्हांस हो जाएंगे। अब उसमें कोकोपीट में भी आप कोकोपीट में भी क्या कर सकते हैं, अपने प्लांट को डेवलप कर सकते हैं, प्लांट को डेवलप किया जा सकता है। कोकोपीट माने हम एक तरह से मिक्सचर बना रहे हैं, इस मिक्सचर में भी हम क्या कर सकते हैं, कोकोपीट में भी अपने रोज़ प्लांट को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि इस कोकोपीट में नारियल के जो बाल हैं, नारियल के बाल की जो भूसी है उसमें भी अच्छे, बहुत अच्छे जो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को चाहिए होते हैं, जो रिक्वायर होते हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स में प्रेजेंट हैं। तो कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं। और देखिए और क्या दिया था, और दिया था कोकोपीट, और पीट मॉस होता है, पीट मॉस भी होता है, ठीक है। मॉसेस जो होते हैं, अलगा जो होती है वो भी हेल्प करेगी। पीट मॉस के बारे में ज़्यादा क्लियर नहीं है अभी। कंपोस्टेड मैन्योर, जो मैन्योर होती है, जो खाद होती है, जो डंग होता है, काऊ डंग हो गया, बफेलो डंग हो गया, ये सब, क्योंकि इसमें भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें भी एंजाइम्स होते हैं, ऐसे एंजाइम्स जो हेल्प करते हैं प्लांट के ग्रोथ में, ठीक है। तो आप देखिए, जब सॉइल में तो हमें खाद तो डालनी पड़ती है, तो आपको पता है मैन्योर क्या है, मैन्योर तो एक, अगर काऊ डंग क्या है, काऊ डंग क्या है पहले बताइए आप लोग, काऊ डंग क्या है। काऊ डंग एक नेचुरल, ठीक है, नेचुरल खाद है कि नहीं, नेचुरल फर्टिलाइज़र है, नेचुरल फर्टिलाइज़र, ठीक है। काऊ डंग क्या है, नेचुरल फर्टिलाइज़र है। और कंपोस्टेड मैन्योर भी बनाई जाती है। जब कंपोस्टेड मैन्योर क्या होती है, वो भी सिंथेटिक होती है, उसमें हम 10% समझ लीजिए, जैसे हॉर्स की भी जो डंग होती है उससे भी हम मैन्योर बनाते हैं, ठीक है, काऊ डंग से, बफेलो डंग से। और जैसे 10% हमने उसमें मैग्नीशियम ऐड कर दिया, नाइट्रोजन, ठीक है, ऐड कर दिया, सारे जो न्यूट्रिएंट्स है उसको कुछ परसेंट में उसमें ऐड कर दिया और उसको इन्हांस कर दिया, ताकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या हो जाए, उसकी न्यूट्रिशन जो वैल्यू है वो और इन्हांस हो जाए, ठीक है, न्यूट्रिशन वैल्यू और इन्हांस हो जाए। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वेरियस, अगर हम सॉइल में नहीं उसको कर पा रहे हैं, सॉइल में कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, ड्यू टू एनी रीज़न वी आर नॉट capable of growing the rose plant in soil, so we can take the alternate substitute option, and these are substitute option: cocopeat, peat moss, composted manure and other organic mixture। तो हम composted मैन्योर बनाते हैं, ऑर्गेनिक मिक्सचर बनाते हैं, उसको सिंथेटिक डेवलप करते हैं, ठीक है। नेचुरल कंपोस्ट भी होती है, आपको पता है, काऊ डंग, बफेलो डंग और हॉर्स डंग, ये सब क्या है, नेचुरल फर्टिलाइज़र है, ठीक है, नेचुरल मैन्योर है, नेचुरल खाद है। इट इज़ क्लियर। मिक्सचर आर एक्टिव इन एब्जॉर्बिंग एंड रिलीजिंग फर्टिलाइज़र। तो ये इसमें क्या होगा, बहुत हमारी जो प्लांट होगा बहुत एक्टिवली, बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकेगा न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। एंड आर वेरी स्ट्रॉन्ग बफर्स, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बफर होते हैं। बफर सॉल्यूशन पढ़ा होगा आपने, ठीक है। केमिकल एंड केमिकल चेंजेस इन सच मीडिया आर स्लो। तो जो केमिकल चेंजेस होगा इस मीडिया में वो काफ़ी स्लो होगा। एंड नीड लेस फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग ऑफ फर्टिगेशन, जो फर्टिगेशन नहीं, जो फर्टिलाइजर एडिशन है, ठीक है, उसमें क्या होगा, लेस टाइम लगेगा, ठीक है। इन जनरल द रोज आर प्लांटेड अंडर सॉइलेस कल्चर। तो क्या होता है, जनरली क्या होता है, रोज़ का हम कल्टीवेशन करते हैं तो सॉइललेस कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। हैविंग कोकोपीट बहुत ही इफेक्टिव होता है, ठीक है, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं आपके, वेरी रिच न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द कोकोनट, ओके। एंड परलाइट एंड वर्मी कल्चर, और वर्मी कल्चर भी होता है, वर्मी कुलाइट लिखा, वर्मी कंपोस्ट। देखिए वर्मी कंपोस्ट जो कि जो वर्म्स होते हैं, ये आगे डिस्कस करेंगे, ओके। सो आई वॉन्ट टू क्विट हियर, एंड नेक्स्ट सेशन में हम ये पूरा कवर करेंगे यहाँ से, और जितने भी एसेंशियल फैक्टर्स होते हैं, उन सारे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है जो रोज़ कल्टीवेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तब तक
आप लोग पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग, स्टे हेल्दी, बी सेफ, ओके, टेक केयर, ओके, वी विल soon meet again in next video lecture, okay students, bye bye, take care.